नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री स्टॉक में आपका स्वागत है, जहां हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ उपलब्ध करा सकें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। आज 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र में लोकल चुनाव की वजह से इंडियन मार्केट बंद रहा, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट पूरी तरह खराब नहीं था। पिछली ट्रेडिंग सेशन में कुछ सेक्टर्स में कमजोरी दिखी तो कई सेक्टर्स में अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली थी। यूएस मार्केट में रात के समय शुरुआत में दबाव दिखा था, जहां डाउ जोन्स 49,000 के नीचे चला गया था, लेकिन क्लोजिंग तक अच्छी रिकवरी हो गई। वहीं नैस्डैक कॉम्पोजिट करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जिससे टेक सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर रहा। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स आज मार्केट बंद होने के बावजूद एक्टिव रहे और करीब 25,778 के आसपास ट्रेड करते दिखे। ये निफ्टी 50 की पिछली क्लोजिंग से करीब 110 पॉइंट ऊपर है, जिससे कल के लिए हल्की पॉजिटिव ओपनिंग की संभावना बनती है। हालांकि मौजूदा माहौल काफी अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए आज शाम के आधार पर कल की मार्केट डायरेक्शन को पूरी तरह तय करना मुश्किल है। ग्लोबल क्यूज बहुत तेजी से बदल रहे हैं, जिस पर निवेशकों को नजर रखनी होगी। ब्रेंट क्रूड में अचानक करीब 3.5% की तेज गिरावट देखने को मिली है। इसका बड़ा कारण ईरान से जुड़े जियोपॉलिटिकल तनाव और उससे जुड़ी खबरें मानी जा रही हैं, जिनका असर एनर्जी मार्केट पर पड़ा है। इंडियन रुपी में आज के दिन कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखा और करेंसी ब्रॉडली स्टेबल बनी रही। इसका मतलब है कि फिलहाल फॉरेक्स मार्केट से कोई बड़ा शॉक नहीं आ रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो जापान मार्केट ज्यादातर इंडिसेज में मजबूती के साथ बंद हुआ। चाइना मार्केट में मिला जुला रुख रहा, जबकि हांगकांग मार्केट में कमजोरी देखने को मिली। साउथ कोरिया मार्केट आज काफी मजबूत रहा, जहां KOSPI और दूसरे इंडिसेज करीब 1.5% तक चढ़कर बंद हुए। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर मार्केट्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ताइवान और न्यूजीलैंड मार्केट्स में कमजोरी रही, जबकि मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड मार्केट्स ने स्टेबल टू पॉजिटिव क्लोजिंग दी। ओवरऑल एशिया पैसिफिक रीजन में ज्यादातर मार्केट्स पॉजिटिव रहे। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ से जुड़े अपने फैसले को एक बार फिर टाल दिया है और इस बार अगली तारीख भी नहीं दी गई है। इससे ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितता थोड़ी और बढ़ गई है। यूएस ने करीब 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग टेम्परेरीली हॉल्ट कर दी है। हालांकि इसमें इंडिया का नाम शामिल नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस टेक सेक्टर के लिए इंडियन टैलेंट काफी अहम है। ईरान को लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बार फिर चर्चा में है, जहां ईरान ने यूएस को दोबारा चेतावनी दी है कि पहले जैसी मिलिट्री एक्शन को रिपीट न किया जाए। डोमेस्टिक प्रोटेस्ट्स और अनरेस्ट को लेकर भी हालात संवेदनशील बने हुए हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान में प्रोटेस्ट रिलेटेड किलिंग्स रुकने की जानकारी मिली है, लेकिन उन्होंने मिलिट्री एक्शन की संभावना पर नजर बनाए रखने की बात कही है। इस बयान से ग्लोबल मार्केट्स में कॉशन का माहौल बना हुआ है। इंडिया के एक्सपोर्ट डेटा ने राहत दी है, जहां नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों में एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ दर्ज की गई है। नवंबर में एक्सपोर्ट्स करीब $38.13 बिलियन रहे, जिसमें सालाना आधार पर करीब 11.8% की बढ़त थी। दिसंबर में भी एक्सपोर्ट्स बढ़कर करीब $38.51 बिलियन पहुंच गए, जो सालाना आधार पर करीब 1.9% की ग्रोथ दिखाता है। ये डेटा दिखाता है कि हायर टैरिफ्स के बावजूद इंडिया का एक्सपोर्ट मोमेंटम बना हुआ है। मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका का मानना है कि फिलहाल बाजार साइडवेज रह सकता है और निवेशकों की नजर अर्निंग्स, इंडिया यूएस ट्रेड डेवलपमेंट्स और आने वाले बजट से जुड़े संकेतों पर रहेगी। HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी के अनुसार अगर निफ्टी 25,900 से 26,000 के ऊपर टिकता है तो आगे और तेजी संभव है। वहीं अगर ये लेवल नहीं संभला तो इंडेक्स 25,500 से 25,400 तक फिसल सकता है। LKP सिक्योरिटीज के रूपक दे का कहना है कि नियर टर्म सेंटिमेंट कमजोर है और 25,600 एक अहम सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर गिरावट और गहरी हो सकती है, जबकि ऊपर की तरफ 25,835 रेजिस्टेंस है। निफ्टी बैंक ने लगातार दूसरे दिन बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें PSU बैंक स्टॉक्स में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। इससे बैंकिंग इंडेक्स को ब्रॉडर मार्केट से आउट परफॉर्म करने में मदद मिली। SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह के अनुसार निफ्टी बैंक के लिए 60,000 से 60,100 का जोन बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर टिकने पर इंडेक्स 60,600 और फिर 61,000 की तरफ तेजी दिखा सकता है, जबकि 59,300 से 59,200 इमीडिएट सपोर्ट है।
शुक्रवार को बाजार खुलते ही 20 से ज्यादा स्टॉक्स पर निवेशकों की नजर रहेगी, क्योंकि कई कंपनियां किसी न किसी बड़ी खबर की वजह से चर्चा में हैं। कहीं नतीजों का असर दिखेगा तो कहीं ऑर्डर, डील, अप्रूवल या मैनेजमेंट से जुड़े अपडेट्स के चलते इन शेयरों में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। L&T टेक्नोलॉजी ने Q3 के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें मुनाफे और रेवेन्यू में तिमाही आधार पर दबाव दिखा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछली तिमाही के मुकाबले 7.9% घटकर 302.6 करोड़ रुपए रहा, जबकि रेवेन्यू भी 1.9% गिरकर 2,923 करोड़ रुपए पर आ गया। हालांकि कमजोर टॉप लाइन के बावजूद कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला। EBIT तिमाही आधार पर 7.2% बढ़कर 427.2 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे EBIT मार्जिन 13.4% से सुधरकर 14.6% हो गया, यानी लागत नियंत्रण बेहतर रहा। शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का स्टॉक बुधवार को 1.80% गिरकर 4,240 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक साल में इस शेयर में करीब 12.6% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों का मूड थोड़ा सतर्क नजर आ रहा है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने दिसंबर तिमाही के नतीजों में मुनाफे में हल्की लेकिन स्थिर बढ़त दिखाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 415 करोड़ रुपए से बढ़कर 421 करोड़ रुपए हो गया, जबकि ग्रॉस प्रीमियम इनकम भी बढ़कर 18,803 करोड़ रुपए रही। हालांकि प्रीमियम ग्रोथ अनुमान से थोड़ी कम रही, क्योंकि बाजार को 19,437 करोड़ रुपए की उम्मीद थी। एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट सालाना आधार पर बढ़कर 3,974 करोड़ रुपए पहुंचा, लेकिन ये भी अनुमान से नीचे रहा, जिससे ग्रोथ को लेकर हल्की चिंता बनी। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में सालाना आधार पर सुधार दिखा और ये 955 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, लेकिन VNB मार्जिन 26.1% से घटकर 24.03% रह गया, यानी नए बिजनेस से कमाई बढ़ी है, लेकिन मार्जिन पर दबाव साफ नजर आया। शेयर के मोर्चे पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक बुधवार को 0.61% गिरकर 743.90 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि लंबी अवधि में निवेशकों को फायदा मिला है, क्योंकि पिछले एक साल में इस शेयर ने 25% की मजबूत तेजी दिखाई है। साउथ इंडियन बैंक के शेयर शुक्रवार को फोकस में रहेंगे, क्योंकि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों में मुनाफा सालाना आधार पर 9% बढ़कर 374 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बैंक की कोर कमाई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में हल्की बढ़त दिखी है और एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, जहां ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों सितंबर तिमाही के मुकाबले नीचे आए हैं। बैंक के बिजनेस अपडेट से भी तस्वीर मजबूत दिखती है, जहां ग्रॉस एडवांसेस 11% से ज्यादा बढ़कर करीब 96,765 करोड़ रुपए हो गए हैं और डिपॉजिट्स में भी 12% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई है। नतीजों से पहले शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली थी और साल 2026 में अब तक ये स्टॉक 12% से ज्यादा चढ़ चुका है। स्वराज इंजन्स ने तीसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 32% बढ़कर 42.1 करोड़ रुपए हो गया है। बेहतर मांग और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी की आय में भी 37% की तेज बढ़त दर्ज की गई है। ऑपरेटिंग लेवल पर भी कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा, जहां EBITDA में 40% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली और मार्जिन में हल्का सुधार हुआ। नतीजों के बाद शेयर में सीमित बढ़त देखने को मिली, लेकिन मजबूत फंडामेंटल्स की वजह से ये स्टॉक निवेशकों की नजर में बना रह सकता है। येस बैंक में पिछले साल हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद SMBC सबसे बड़ा शेयरधारक बन चुका है और अब RBI ने इसे भारत में पूरी तरह स्वामित्व वाली कंपनी खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। इसका मतलब है कि SMBC अब भारत में अपने बैंकिंग कारोबार को और मजबूती से बढ़ा सकता है। DB कॉर्प के नतीजों की बात करें तो कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 19% घटकर 95.5 करोड़ रुपए रह गया है। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे साफ है कि मीडिया और प्रिंट बिजनेस में दबाव बना हुआ है और मार्जिन भी पहले के मुकाबले कमजोर हुआ है। जाइडस लाइफ साइंसेज को US FDA से L-Trombopag टैबलेट्स के लिए फाइनल अप्रूवल मिल गया है। ये दवा कुछ खास तरह के ब्लड डिसऑर्डर के इलाज में इस्तेमाल होती है। भेल ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सेमी हाई स्पीड अंडरस्लंग ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की सप्लाई शुरू कर दी है। ये रेलवे के बड़े और प्रीमियम प्रोजेक्ट में कंपनी की मजबूत भूमिका को दिखाता है और आने वाले समय में ऑर्डर बुक के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। ICICI Pru AMC ने इस तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां शुद्ध लाभ 45% से ज्यादा बढ़कर 917 करोड़ रुपए पहुंच गया। मजबूत मार्केट, बेहतर एसेट अंडर मैनेजमेंट और कंट्रोल्ड खर्चों की वजह से कंपनी की कुल आय भी तेजी से बढ़ी है। साथ ही प्रति शेयर 14.85 रुपए का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया गया है।
HDB फाइनेंशियल के नतीजों में भी मजबूती दिखी है, जहां मुनाफा सालाना आधार पर 36% बढ़कर 644 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो बताता है कि लोन बुक और कलेक्शन दोनों में स्थिरता बनी हुई है। इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाकर 3% से 3.5% कर दिया है। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि बाजार को ग्रोथ फ्लैट रहने की उम्मीद थी, जिससे आईटी सेक्टर के सेंटिमेंट को सपोर्ट मिला है। स्टर्लिंग एंड विल्सन इस तिमाही में घाटे में चली गई है, जहां कंपनी को 2.8 करोड़ रुपए का शुद्ध नुकसान हुआ है। हालांकि रेवेन्यू में 14% की बढ़त दिखी है, लेकिन बढ़ती लागत और कमजोर मार्जिन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा है। ट्रांसरेल लाइटिंग को मैना, अफ्रीका और इंडिया से कुल 527 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। ये कंपनी के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में मजबूत डिमांड को दिखाता है और आने वाले क्वार्टर्स के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी को बढ़ाता है। रेलटेल को सेंट्रल रेलवे से 88 करोड़ रुपए के ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। ये ऑर्डर रेलवे के डिजिटल और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से जुड़ा है। बाइकॉन ने QIP के जरिए 4150 करोड़ रुपए की इक्विटी फंड रेजिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने बैलेंस शीट को मजबूत करने और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए कर सकती है। पेस डिजिटेक को बॉन्डाडा इंजीनियरिंग से 375 करोड़ रुपए के सोलर एपीसी ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी की मौजूदगी को और मजबूत करता है और ऑर्डर बुक को अच्छा सपोर्ट देता है। स्पार्क ने शांगवी फाइनेंस को 600 करोड़ रुपए के 3.85 करोड़ वारंट जारी करने की मंजूरी दी है। चूंकि शांगवी फाइनेंस प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे कंपनी में प्रमोटर्स के भरोसे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। कोल्टे पाटिल के रियल एस्टेट बिजनेस में मिक्स ट्रेंड दिखा है, जहां सेल्स वैल्यू और वॉल्यूम में गिरावट आई है। हालांकि प्रति वर्ग फुट रियलाइजेशन और कलेक्शन में अच्छी बढ़त देखने को मिली है, जो बताता है कि कंपनी कैश फ्लो पर फोकस कर रही है। निटको के बोर्ड ने 16 जनवरी से विकास जैन को नया CFO नियुक्त किया है। इस बदलाव से कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल और रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को मजबूती मिलने की उम्मीद है। TVS सप्लाई चेन ने 22 जनवरी से विकास चड्ढा को अपना ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान विश्वनाथन मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर बने रहेंगे और विकास चड्ढा के साथ मिलकर काम करेंगे। श्रीराम फाइनेंस में शेयरधारकों का मजबूत समर्थन देखने को मिला है, जहां 98.5% शेयरधारकों ने MUFG को शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही MUFG के वन टाइम पेमेंट को श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट के पक्ष में भी भारी बहुमत से मंजूरी मिली है, जिससे डील पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो। जियो फाइनेंशियल ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जहां कंपनी की आय में जोरदार उछाल देखने को मिला है। हालांकि मुनाफा सालाना आधार पर थोड़ा घटा है, लेकिन कुल आय और ब्याज से होने वाली कमाई में तेज बढ़ोतरी ये दिखाती है कि कंपनी का फाइनेंशियल बिजनेस धीरे धीरे स्केल अप हो रहा है। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय Q3 में 438 करोड़ रुपए से बढ़कर 901 करोड़ रुपए हो गई है, यानी सालाना आधार पर करीब 106% की ग्रोथ दर्ज की गई है। ब्याज आय और नेट इंटरेस्ट इनकम दोनों में मजबूत बढ़त देखने को मिली है, जो आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक बुधवार को हल्की तेजी के साथ 287.30 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक साल में शेयर में करीब 5.5% की बढ़त देखने को मिली है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टील पाइप सेक्टर में कथित कार्टेल और बिड रिगिंग की जांच तेज कर दी है। इस मामले में जिंदल सॉ, मैन इंडस्ट्रीज, वेल्सपन और महाराष्ट्र सीमलेस जैसी कंपनियों के टॉप अधिकारियों को समन भेजे गए हैं, जिससे इन शेयरों पर दबाव बन सकता है। ये जांच ONGC की 2023 में दर्ज शिकायत पर आधारित है, जिसमें सीमलेस पाइप्स की खरीद से जुड़े टेंडर्स में गड़बड़ी और प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया था। इससे पहले CCI ने सितंबर 2025 में इन कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी भी की थी। सूत्रों के मुताबिक 12 जनवरी से इन मामलों की सुनवाई शुरू हो चुकी है और CCI टॉप अधिकारियों के बयान दर्ज कर रही है। कुछ कंपनियों ने हाईकोर्ट का रुख किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि CCI की प्रक्रिया के तहत वकीलों की मौजूदगी की अनुमति नहीं होती। अगर कंपनियां दोषी पाई जाती हैं तो उन पर ग्लोबल टर्नओवर के 10% तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। पाइप सेक्टर पहले से ही CCI के रडार पर रहा है, इसलिए इस जांच को बाजार काफी गंभीरता से देख रहा है। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने तीसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा 33% बढ़ा है और मार्जिन स्थिर बने हुए हैं। भले ही शेयर अपने 52 वीक हाई से करीब 20% नीचे आ चुका हो, लेकिन IPO प्राइस के मुकाबले अब भी ये करीब 100% ऊपर ट्रेड कर रहा है।
ताइवान की चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी TSMC ने मुनाफे में 35% की बढ़ोतरी के बाद अपने निवेश प्लान को और आक्रामक कर दिया है। कंपनी ने 2026 के लिए कैपेक्स बढ़ाकर 52 से $56 बिलियन करने का संकेत दिया है, जिससे AI और सेमीकंडक्टर सेक्टर का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है। फ्लिपकार्ट ने IPO से पहले अपनी लीडरशिप टीम को मजबूत करते हुए जेन ड्यूक को चीफ एथिक्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है। वो वॉलमार्ट इंटरनेशनल की सीनियर टीम के साथ मिलकर काम करेंगी, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का फोकस साफ झलकता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का मानना है कि मौजूदा माहौल में स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स और क्रेडिट एक्रूअल फंड्स में मौके बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशक टैक्स एफिशिएंट फंड्स और AA रेटेड बॉन्ड्स पर आधारित स्कीम्स में बेहतर यील्ड के अवसर देख सकते हैं। MCX पर गोल्ड की कीमतों में गुरुवार शाम को उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां मुनाफा वसूली और US डॉलर में हल्की मजबूती का असर दिखा। फरवरी फ्यूचर्स थोड़ी तेजी के बाद फिसल गए और करीब 1,43,144 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास फ्लैट ट्रेड करते नजर आए। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने पर दबाव रहा, क्योंकि US डॉलर में मजबूती से विदेशी खरीदारों के लिए गोल्ड थोड़ा महंगा हो गया। इसी वजह से US गोल्ड फ्यूचर्स में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और निवेशकों ने मुनाफा निकालना बेहतर समझा। AI सेक्टर में तेजी अब सिर्फ शेयरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका असर बॉन्ड मार्केट तक पहुंच गया है। बड़ी टेक कंपनियां डेटा सेंटर्स और एडवांस चिप्स में भारी निवेश के लिए कर्ज का सहारा ले रही हैं, जिससे बॉन्ड इशू तेजी से बढ़े हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बॉन्ड निवेशकों को AI जैसे ट्रेंड से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बॉन्ड में रिटर्न तय होता है और निवेशक आमतौर पर स्थिरता चाहते हैं, न कि हाई रिस्क थीम्स पर दाव। कोका कोला अपनी भारतीय बॉटलिंग यूनिट हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के IPO की तैयारी में है। करीब $1 बिलियन के इस इशू के लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ काम कर रही है और संभावित लिस्टिंग गर्मियों में हो सकती है। अगर ये IPO आता है तो ये भारत में मल्टीनेशनल कंज्यूमर कंपनियों के बड़े लिस्टिंग ट्रेंड को और मजबूत करेगा। कोका कोला भारत के सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखती है और इसके ब्रांड्स की मजबूत पकड़ मानी जाती है। पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लिस्टिंग के बाद पहली बार घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। दिसंबर तिमाही में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी करीब 16.25% से घटकर 14.96% रह गई है। इसके साथ ही लगातार 7वीं तिमाही में रिटेल निवेशक भी पेटीएम के शेयर बेचते नजर आए हैं। जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड का नाम इन दिनों बोनस शेयर की वजह से चर्चा में है। कर्ज मुक्त कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 5/40 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है, यानी हर 40 शेयर पर 5 अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। हालांकि बोनस की घोषणा के बावजूद शेयर दबाव में है और 52 वीक के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट 23 जनवरी 2026 तय की है और उसी दिन तक शेयर रखने वाले निवेशक इसके हकदार होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना न भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें।